डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विद्युतदर्शी। और आपके सिलेबस में स्वर्ण विद्युतदर्शी है। विद्युतदर्शी का काम क्या होता है, कि किस काम में हम इसका उपयोग लेते हैं, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में विद्युतदर्शी की जो संरचना है, विद्युतदर्शी किससे मिलकर बनी हुई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। समझने में आसान है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं, ठीक है। तो देखिए, विद्युतदर्शी हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए, विद्युतदर्शी जो होता है वो क्या बताएगा हमें। एक तो विद्युतदर्शी बताएगा हमें, विद्युतदर्शी से हम क्या कर सकते हैं, एक तो आवेश का संसूचन कर सकते हैं। विद्युतदर्शी से एक तो हम क्या कर सकते हैं, आवेश का संसूचन कर सकते हैं। संसूचन का मतलब होता है किसी वस्तु पर, यानी किसी वस्तु को हमने आवेशित किया, आवेशित करने के बाद में हम ये देखना चाहें कि वो वस्तु आवेशित हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। उस वस्तु पे आवेश है या नहीं है, उसका हम पता लगा सकते हैं। आवेश का हम क्या कर सकते हैं, संसूचन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आवेश को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। आवेश को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आवेश की सूचना दे सकते हैं कि उस वस्तु के पास आवेश है या नहीं है, ठीक है। आवेश का संसूचन कर सकते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं, आवेश की मात्रा, यानी वस्तु पर आवेश की मात्रा का हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। एक आवेश की प्रकृति कौन सी है, वस्तु पर आवेश की प्रकृति कौन सी है वो हम बता सकते हैं। हम तीन बातें बता सकते हैं विद्युतदर्शी के द्वारा। आवेश का हम संसूचन कर सकते हैं, यानी आवेश वस्तु के पास आवेश है या नहीं है, ठीक है। आवेश की मात्रा बता सकते हैं। आवेश की मात्रा बताने का ये अर्थ होगा कि आवेश जो है वो अनुमान में, जैसे आवेश की जो मात्रा है उसकी अनुमानित मात्रा है कितनी, वो हम बता सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कितना आवेश है, लेकिन अनुमानित मात्रा हम बता सकते हैं, ठीक है। आवेश की प्रकृति, यानी धनावेश है या फिर वस्तु के पास ऋणावेश है, हम ये बता सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आवेश का हम संसूचन कर रहे हैं, ये जो आवेश का हम संसूचन कर रहे हैं, आवेश का संसूचन करने के लिए अन्य भी उपकरण हम काम में लेते हैं। अन्य उपकरण भी काम में लेते हैं, जैसे मान लो कि एक तो होता है जैसे वोल्टामीटर है, प्रक्षेप धारामापी है, इलेक्ट्रोमीटर है, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर आप पढ़ते हो, डेविसन जर्मर का प्रयोग आएगा आपके ये जो कौन सा 15वां चैप्टर है, सॉरी 14वां चैप्टर है। 14वें चैप्टर में आपके डेविसन जर्मर का प्रयोग आएगा। उसमें कण जो होते हैं, कण की द्वैत प्रकृति, यानी कण की तरंग प्रकृति सिद्ध करने के लिए डेविसन जर्मर का प्रयोग किया गया था। उसमें यह दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है विवर्तन प्रकृति दिखाता है, ठीक है। अगर वो विवर्तन हम सिद्ध कर दें कि इलेक्ट्रॉन अगर विवर्तन दिखा रहा है, तो इसका ये मतलब होगा कि उसके पास क्या है, तरंग प्रकृति है। जैसे आप पढ़ते हो कि प्रकाश के बारे में आप पढ़ते हो, प्रकाश तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है, प्रकाश कण के रूप में भी व्यवहार करता है। ऐसे इसका उल्टा सोचा गया कि जो कण होते हैं वो भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में तरंग प्रकृति दिखा सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए डेविसन जर्मर का प्रयोग किया गया था। उसमें हम इलेक्ट्रोमीटर काम में लेते हैं, वो उपकरण आप वहां पे पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे हम केवल कौन सी पढ़ रहे हैं, विद्युतदर्शी पढ़ रहे हैं। और विद्युतदर्शी भी हम यहाँ पे कौन सी पढ़ेंगे, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पढ़ेंगे। और स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस विद्युतदर्शी में क्या करते हैं, दो तांबे की पन्नियां लेते हैं, तांबे की पत्र लेते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि तांबे की बहुत पतली लेयर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हम इसकी संरचना पढ़े, विद्युतदर्शी की हम संरचना पढ़े। आपके सिलेबस में कौन सी है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें एक धातु की छड़ होती है, ठीक है। इसकी अगर हम संरचना को देखें तो इसमें एक धातु की छड़ होती है। उस धातु की छड़ पे एक धात्विक डिस्क लगी रहती है। डिस्क कहते हैं, चकती कहते हैं, या फिर हम ये कहते हैं जैसे गोल घेरा जो होता है ना, उसे हम क्या कह देते हैं, डिस्क कह देते हैं। उसके अंदर भी द्रव्यमान होता है, ठीक है। जिसके अंदर द्रव्यमान नहीं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। जैसे अंगूठी जो है, कड़ा जो है, ये क्या है, रिंग है, ठीक है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड का अगर हम ये भाग काट लें तो हमारे पास जो भाग बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, चकती कहते हैं। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये धातु की ही डिस्क है, ठीक है। धातु की यहाँ पे ये क्या है, डिस्क है। अब यहाँ पे देखो आगे,
हमने क्या किया, एक तो यहाँ पे धातु की छड़ ले रहे हैं, यहाँ पे एक धातु की डिस्क ले रहे हैं, और इस आवेशित वस्तु, जिस आवेश के बारे में हमें संसूचन करना है, जिस आवेश के बारे में बताना है, उसका संसूचन करने के लिए हम जिस छड़ पे आवेश ले रहे हैं उस छड़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे हम यहाँ पे जो छड़ ले रहे हैं कौन सी ले रहे हैं, धन आवेशित छड़ ले रहे हैं। यहाँ पे छड़ कौन सी ली जा रही है, धन आवेशित छड़ ली जा रही है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्या किया जाता है, इस धातु की छड़ के साथ दो पत्तियां लगाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मिठाई पे वर्क लगा रहता है ना, एक जैसे मान लो कि खाना लपेटने के लिए, रोटियां लपेटने के लिए एक पतली सी पन्नी हम उपयोग में लेते हैं, उतनी पतली हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 सोने की पन्नियां लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिगरेट में एक पन्नी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सोने की हम उतनी पतली क्या ले रहे हैं, पन्नियां ले रहे हैं, सोने के हम पत्थर ले रहे हैं, ठीक है, बहुत पतले हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी कहते हैं, ठीक है। सोने की हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पन्नी ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो इतना हो गया। अब ये सोने की जो पन्नियां होती हैं ये इतनी पतली होती हैं कि ये हवा से हिल सकती हैं। तो हवा से ये हिले नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम क्या बना देंगे, या फिर हम इसके चारों तरफ हम या फिर इस उपकरण को हम क्या कर लेंगे, एक कांच के जार में रख देंगे, ठीक है, कांच के जार में रख देंगे। हम यहाँ पे कांच का जार बना देते हैं, ठीक है। ये धातु की छड़ है, ये सोने की पन्नी, आप याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कांच का जार बना देते हैं, ठीक है। अब इस कांच के जार में रखने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर हम ऊपर एक क्या करते हैं, एक रबर का कोरक लगा देते हैं, ठीक है। एक रबर का यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक कोरक लगा देते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये स्थिर रहे, यानी ये जो छड़ है वो हिले डुले नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आवेश का संसूचन कैसे करेंगे, हम इससे 3 बातें कर सकते हैं। हम इससे 3 बातों का पता लगा सकते हैं, संसूचन कर सकते हैं, यानी वस्तु आवेशित है या नहीं है, ठीक है। आवेश की अनुमानित मात्रा बता सकते हैं, एक आवेश की प्रकृति बता सकते हैं, ठीक है। ये 3 बातें हमें बतानी है। कैसे, देखो सबसे पहले संसूचन है, ठीक है, डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वस्तु आवेशित है या नहीं है, ठीक है। शुरुआत में हम क्या करेंगे, जिस छड़ के बारे में हमें पता लगाना है कि वस्तु आवेशित है या नहीं है, उस छड़ को हम क्या करेंगे, इस धातु डिस्क के पास लेके आएंगे, ठीक है। यानी हम इसको क्या करेंगे, इसके संपर्क में रखेंगे, दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, तो चालन द्वारा आवेश क्या होगा, इस धातु के डिस्क पर आ जाएगा, और धातु डिस्क से होता हुआ छड़ में आएगा, छड़ में आने के बाद किस पे आ जाएगा, सोने की पन्नियों पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आवेश था, चालन द्वारा आवेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चालन द्वारा आवेशन के बाद आवेशन से क्या होता है कि उसी प्रकृति का आवेश दूसरी चालक वस्तु के पास जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम इसके संपर्क में लेके आएंगे, या आवेश क्या करेगा, इस छड़ पे इस धातु की डिस्क पे आ जाएगा, छड़ पे आएगा, सोने की पन्नियों पर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आवेश आ गया, ठीक है। इस आवेश के कारण क्या होता है, ये जो सोने की पन्नियां होती हैं ये क्या होती है, फैल जाती हैं, ठीक है। ये सोने की पन्नियां फैलती हैं, फैलने का ये अर्थ हुआ कि इस वस्तु पे क्या है, आवेश है, ठीक है। ये पत्तियां फैलती हैं, जितना आवेश आता जाएगा उतनी ये फैलती जाएंगी, इसका ये मतलब हुआ कि इस छड़ पे क्या है, आवेश है, ये आवेशित है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आवेश का संसूचन कर लिया। अब आवेश की मात्रा कैसे पता लगाएंगे, आवेश की मात्रा का हम कैसे पता लगाएंगे कि जितनी ज्यादा ये पत्तियां फैलेंगी, उतना ही वस्तु पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उतनी ही मात्रा में वस्तु के पास क्या है, आवेश है, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी आवेश हो, अगर हम यहाँ पे ऋणावेशी छड़ लेके आते हैं तब भी ये पत्तियां फैलती, ठीक है। अब होता क्या कि जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हमने पहले इसको धनावेशित कर दिया, जैसे हम धनावेशी छड़ इसके पास लेके, अब सोने की पन्नियों पर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस छड़ के स्थान पर, इस धनावेशी छड़ के स्थान पर हम क्या करते हैं, ऋणात्मक छड़ अगर हम लेके आए, अगर हम यहाँ पे ऋणात्मक छड़ लेके आए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ऋणावेश इनके पास जाता जाएगा, जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ऋणावेश पहुंचा तो यहाँ का प्लस आवेश, यानी यहाँ पे आवेश खत्म हो गया, यहाँ पे आवेश खत्म हो गया, यहाँ पे आवेश खत्म हुआ, यहाँ पे आवेश खत्म हुआ। जैसे जैसे आवेश कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आवेश कम होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होगा कि सोने की जो पन्नियां होंगी वो क्या होंगी, सिकुड़ेंगी वापस। पहले क्या था, हम इसको धनावेश दे रहे थे, पत्तियां क्या हो रही थी, फैल रही थी। जैसे जैसे ऋणावेश आएगा, यानी विपरीत प्रकृति का आवेश अगर हम लेके आते हैं, पहले ये धनावेशित हो गई,
अब विपरीत प्रकृति का आवेश अगर हम लेके आते हैं तो क्या होगा, ये पत्तियां वापस सिकुड़ेंगी क्योंकि इनके पास आवेश क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आवेश अगर कम होगा तो बल इनके बीच में कम लगेगा तो ये पत्तियां वापस सिकुड़ेंगी। ठीक है, एक अवस्था ऐसी आएगी कि पत्तियां उसी अवस्था में आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी, टोटल आवेश की वजह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऋणावेश आता जाएगा वैसे वैसे पत्तियां क्या होती जाएंगी, उदासीन या अनावेशित होती जाएंगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि टोटल आवेश जीरो हो जाएगा। टोटल आवेश अगर जीरो होगा तो पत्तियां उसी स्थिति में वापस आ जाएंगी। ठीक है, और अगर हम ऋणावेश देते जा रहे हैं तो पत्तियां वापस से क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। ठीक है, अगर हम एक प्रकार का या एक प्रकृति का आवेश हमने पत्तियों को दे दिया, उसके बाद में अगर हम विपरीत प्रकृति का आवेश लेके आ रहे हैं पत्तियों पर, तो पत्तियां क्या होंगी, एक बार सिकुड़ेंगी और बाद में वापस क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। ठीक है, उसी अवस्था में आने के बाद में फैल जाएंगी। समझ रहे हैं? तो हम बता सकते हैं कि आवेश की प्रकृति कैसे बता सकते हैं, यदि हम इसको हमने धनावेशित कर दिया, यानी हमने एक प्रकार का आवेश दे दिया, अब हम मान लो कि दोबारा हम क्या कर रहे हैं, धनावेश छड़ लेके आ रहे हैं। दोबारा अगर हम धनावेश छड़ लेके आएंगे तो ये पत्तियां और फैलेंगी। इसका ये मतलब होगा कि उस छड़ के पास क्या है, धनावेश है। ठीक है, अगर हम ऋणावेशी छड़ लेके आ रहे हैं तो पत्तियां सिकुड़ेंगी। सिकुड़ने के बाद में क्या होगा, उसी अवस्था में आएंगी, फिर से फैलनी शुरू हो जाएंगी। इसका ये मतलब होगा कि उसके पास क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आवेश की प्रकृति भी बता सकते हैं। ठीक है, और देखो इसकी सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता, या फिर हम ये कहते हैं कि इसकी सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सुग्राह्यता कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी का ये मतलब होता है कि यानी आवेश अगर इनके पास, इन पत्तियों के पास थोड़ा सा ही आए, यानी थोड़े से आवेश की मात्रा से ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। ठीक है, उस उपकरण की या उस वस्तु की सुग्राह्यता क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी छोटे से मान से ही वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 टिन की पत्तियां और लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 टिन की पत्तियां और लगा देते हैं। ये हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे टिन की 2 पत्तियां हमने लगा दी। ठीक है, अब टिन की पत्तियों से सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी, सुग्राह्यता कैसे बढ़ेगी, देखो इसमें होता क्या है कि जैसे हम यहाँ पे पहले धनावेशी छड़ लेके आए थे, शुरुआत में हम क्या लेके आए थे, यहाँ पर हम धन आवेशी छड़ लेके आए थे। ठीक है, शुरुआत में हम धनावेश छड़ लेके आए थे, तो यहाँ पे क्या है, धनावेश आया, इन पत्तियों पर धनावेश आया। प्रेरण प्रभाव के कारण क्या होता है, कि जैसे मान लो ये टिन की छड़ है। ठीक है, ये टिन की छड़ है, ये पत्ती है सोने की। ठीक है, ये टिन की पत्ती है और ये सोने की पत्ती है, तो इसके पास क्या आएगा, प्लस आवेश आएगा। तो प्रेरण प्रभाव के कारण क्या होता है कि टिन की जो पत्ती है उसके इस स्तर पे क्या आ जाएगा, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और दूर वाली जो सतह होगी उस पर उसी प्रकृति का आवेश आ जाएगा। ठीक है, प्रेरण प्रभाव का वीडियो हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो प्रेरण प्रभाव क्या होता है कि जिस प्रकृति का आवेश इस छड़ के पास है, जिसको हम इसके पास लेके आए, स्पर्श नहीं करवा रहे, प्रेरण में हम स्पर्श नहीं करवाएंगे, तो इस स्तर पे विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा, इस स्तर पे उसी प्रकृति का आवेश आएगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आवेश आएगा, और बाहर वाले स्तर पे क्या आएगा, पॉजिटिव आवेश आएगा। ऐसा इसमें होगा, यहाँ पे नेगेटिव आवेश आएगा और बाहर वाली स्तर पे क्या आएगा, पॉजिटिव आवेश आएगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि इस सोने की पन्नी और टिन की पत्ती के बीच में कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही आवेश अगर इन पत्तियों पे आ जाता है तो ये टिन की पत्ती इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। यानी अगर हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा आवेश आया, ये पत्तियां फैल तो गई, लेकिन हमें पता नहीं चल सका। ठीक है, हमें पता नहीं चल सका, तो अब वो थोड़ा सा फैल रही है, लेकिन इस टिन की पत्ती के कारण क्या होंगी, ज्यादा फैल जाएंगी। आवेश थोड़ा सा आएगा, लेकिन इस टिन की पत्ती के कारण क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा फैल जाएंगे। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी और बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, टिन की पत्ती का बाहर वाला जो भाग होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, भू संपर्कित भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम भू संपर्कित करेंगे, ये प्लस का प्रभाव जो होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर वाली स्तर पे क्या आ जाएगा, जीरो आवेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पृथ्वी से आएंगे और यहाँ के आवेश को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। यहाँ के आवेश को जैसे ही शून्य किया जाएगा, अब सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश को क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था, इसको प्रतिकर्षित कर रहा था वापस। लेकिन प्लस आवेश जैसे जीरो हुआ, क्या हुआ कि अब इस आकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा मान अगर इन पत्तियों पे आता है तो ये पत्तियां क्या होती है, ज्यादा फैल जाती हैं। ठीक है, इससे पता चल जाता है
कि इस वस्तु के पास आवेश है। ठीक है, तो ये हमारे पास था विद्युतदर्शी। अब वो जैसे मान लो कि हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, कूलाम के नियम में हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, उसमें हमने 7-8 न्यूमेरिकल किए थे शायद। 2 न्यूमेरिकल आपकी बुक के और बचे हुए हैं, वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया था, वो 2 न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वो आप देख लेना।